हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से नाटक विधा के प्रश्नों को देखेंगे। और हमारा चूँकि पिछली वीडियो में कहानी विधा कंप्लीट हो चुका था, तो आज से हम नए विधा की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में हमने सबसे पहले जो इस वीडियो को प्रारंभ किया था, यानी ये जो पूरी सीरीज़ है, तो सबसे पहले हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट किया था। इस सीरीज़ में हमने खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इस सेक्शन को भी प्रारंभ किया था। और इसके अंतर्गत हमने निबंध साहित्य का विकास, आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास और हिंदी उपन्यास का विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही अभी हमने हाल ही में हिंदी कहानी का विकास इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और यहाँ से आप सभी जो सेक्शन को हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें नाटक विधा को, तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नाटक, हिंदी नाटक का विकास। और बाकी अदर सेक्शन से अगर हम देखें, यानी अन्य विधाओं से अगर हम इसकी तुलना करें, तो यह सेक्शन काफ़ी छोटा है। छोटा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि इसमें 2 से 3 वीडियोस लगेंगे। वीडियोस 10 से ज़्यादा ही बनेंगे इसमें भी, लेकिन ये है कि इसमें जो रचनाकार हैं, नाटक विधा से संबंधित जो नाटककार हैं, वो थोड़े कम हैं अगर हम कहानीकार या उपन्यासकार या आलोचक के संदर्भ में उनको देखते हैं तो। ठीक है, तो हिंदी नाटक का विकास इस सेक्शन को कंप्लीट अगर हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा एक और सेक्शन रह जाएगा खंड ख से गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, जिनमें जीवनी साहित्य, आत्मकथा, परकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, गद्य गीत, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, लघु कथा, कैरिकेचर, एकालाप और निष्कर्ष। ठीक है, तो हमारा जो विधाओं वाला जो प्रश्न था वो हमारा इस सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। तो नाटक के बाद हमारा बस ये एक टॉपिक खंड ख से रह जाएगा। उसके बाद खंड ग जो मूल्यांकन वाले प्रश्न हैं, यानी रचनाकार से संबंधित, वो हम फिर बाद में देखना प्रारंभ करेंगे। तो हम बहुत, देखा जाए तो बहुत करीब हैं इस पुस्तक को समाप्त करने की ओर। तो देखते हैं हिंदी नाटक का विकास, इस सेक्शन में हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारतेंदु पूर्व युग में नाटकों का अभाव, ये एक सेक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि भारतेंदु युग से पूर्व नाटक रचे गए या नहीं, उसके संदर्भ में ये एक सेक्शन है। दूसरा है भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु के सहयोगी, अनुदित नाटक, रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, प्रतीकवादी नाटक। अब अगर हम देखें भारतेंदु युग में नाटकों की शुरुआत होती है, तो अगर हम देखें तो भारतेंदु के साथ साथ अन्य रचनाकार जो सब उनके समकालीन थे, जो सहयोगी थे, वो भी नाटक की रचना कर रहे थे। तो किस प्रकार के नाटक रचे जा रहे थे, उसके संदर्भ में भी कुछ शीर्षक दिए गए हैं। दूसरा टॉपिक है प्रसाद युगीन नाटक। इसके अंतर्गत प्रसाद युग के नाटककारों को हम जानेंगे, उनके नाटकों को जानेंगे, साथ ही अनुदित नाटक का जो साहित्य है वह भी हमको प्रसाद युग में दिखाई देता है। अगला जो टॉपिक है वो समकालीन नाटककार का है, और इस सेक्शन में हम अगर देखें तो विष्णु प्रभाकर हैं, भीष्म साहनी हैं, जगदीश चंद्र माथुर है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, शंभुनाथ सिंह हैं, विनोद रस्तोगी है, मोहन राकेश हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, अमृत राय है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, रेवती शरण शर्मा है, राजेंद्र कुमार शर्मा है, सुरेंद्र वर्मा है, रमेश बख्शी हैं, काशीनाथ सिंह हैं, हमीदुल्ला है, सत्यव्रत सिन्हा है, विपिन कुमार अग्रवाल हैं, सुशील कुमार सिंह, मणि मधुकर, दया प्रकाश सिन्हा, महेंद्र भल्ला, शंकर शेष, गिरिराज किशोर, बलराज पंडित, मुद्रा राक्षस, दूधनाथ सिंह, ब्रजमोहन शाह, रामेश्वर प्रेम, नरेंद्र मोहन, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नंद किशोर आचार्य, कृष्ण बलदेव वैद्य, नाग बोडस, स्वदेश दीपक, असगर वजाहत, राजेश जैन, प्रताप सहगल। इसके बाद महिला नाटककार से संबंधित प्रश्न हैं, यानी शीर्षक है। महिला नाटककार में अगर हम देखें तो मनु भंडारी हैं, शांति मेहरोत्रा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, शोभना भूटानी, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, मीराकांत, इंदिरा दांगी। और इसके बाद फिर एक और सेक्शन है एकांकी नाटक से संबंधित, जिसमें हम गीति नाट्य और काव्य नाट्य में अंतर देखेंगे, और आखिरी में उपसंहार है नाटक विधा का। तो ये हमारा सब टॉपिक है हिंदी नाटक का विकास। तो आज हम शुरू करते हैं भारतेंदु पूर्व नाटकों का अभाव, इस सेक्शन को देखते हैं, और भारतेंदु युग के नाटकों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना कुछ आज हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो हमने विषय सूची को देख लिया है, नाटक विधा से संबंधित जो विषय सूची थी, जो हमने प्रारंभ में देखा।
उसी संबंधित आज हम प्रश्नों को देखेंगे और जिस उपशीर्षक को से संबंधित जो उपशीर्षक है उसी संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नाटक, हिंदी नाटक का विकास, ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा पहला सब टॉपिक है भारतेंदु पूर्व युग में नाटकों का अभाव। अब हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे और तथ्य भी इसमें शामिल रहेंगे कि हम ये देखेंगे कि भारतेंदु पूर्व युग में नाटक की रचना हो रही थी या नहीं, और अगर अभाव था तो वह अभाव किस किस युग में हमको दिखाई देता है। अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के तो जो पहला प्रश्न है वो है हिंदी साहित्य के किन युगों में नाटक साहित्य का सर्वथा अभाव माना गया है। ऑप्शन है आदि भक्ति और आधुनिक, दूसरा है आदि भक्ति रीति, तीसरा है भक्ति रीति छायावाद युग और चौथा है केवल आधुनिक युग। सही उत्तर क्या होगा? आदि भक्ति और रीति युग में सर्वथा अभाव माना गया है। यानी अगर हम प्रारंभ से देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास से अगर हम देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी में नाटकों का अभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 14वीं शताब्दी के मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित कौन सी रचनाएं उपलब्ध हैं। ऑप्शन में है विज्ञान गीता, करुणाभरण, ऑप्शन बी है शकुंतला और देवमाया प्रपंच, ऑप्शन सी है रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण, ऑप्शन डी है आनंद रघुनंदन और रामलीला विहार नाटक। सही उत्तर क्या होगा? रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण 14वीं शताब्दी के मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित रचनाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं वो विद्यापति द्वारा रचित हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 14वीं शती से लेकर 19वीं शती के मध्य तक नाटकों के नाम पर, यानी नाटक विधा जैसी दिखने वाली जो रचना है वो अगर हम देखें उन श्रेणी में मैथिली कवि विद्यापति की कुछ रचनाएं आती हैं, केशवदास की कुछ रचनाएं आ रही हैं, लक्ष्मीराम की कुछ रचनाएं हैं, हृदयराम की हैं और यशवंत सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, तो 14वीं से लेकर 19वीं से यानी भारतेंदु युग के पूर्व से ही हम नाटक विधा के समीप कह सकते हैं। कुछ रचनाओं को देखते हैं जिनमें नाटक के वो तत्व मौजूद थे। जैसे अगर हम विद्यापति की बात करते हैं तो विद्यापति की दो रचना है, रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण, और यह रचना का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। दूसरा अगर हम देखें तो केशवदास की जो विज्ञान गीता है इसमें भी नाट्य तत्व मौजूद है। वहीं अगर हम लक्ष्मीराम की बात करते हैं तो इनकी रचना करुणाभरण में भी हम नाट्य तत्वों की का समावेश देखते हैं। या अगर हम हृदयराम की बात करें, हृदयराम पंजाबी की, तो इनका हनुमान नाटक जो है यह भी नाटक तत्वों से संपन्न है। अगली जो रचनाकार हैं यशवंत सिंह, इनकी जो रचना है वो है प्रबोध चंद्रोदय और समय है 17वीं शताब्दी। ठीक है, तो इनमें भी हमें नाटक के तत्व दिखाई देते हैं। अगले रचनाकार हैं निवाज कवि, इनकी जो रचना है वो शकुंतला है। दूसरे हैं देव, इनकी रचना है देव माया प्रपंच। ठीक है, तो जो भी भारतेंदु युग से पूर्व के जितने युग में जो भी रचनाएं लिखी गई जिनमें नाटक के तत्व या नाटकीय शिल्प दिखाई देते हैं, उन सभी रचनाकारों और उनकी रचनाओं को यहाँ पे शामिल किया गया। एक बार मैं पुस्तक से इन सभी रचनाकारों का नाम देखिए, निवाज है या नेवाज है, मुझे इसमें डाउट है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि इस पुस्तक में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। निवाज ही है। ठीक है, शायद मैंने कहीं नेवाज देखा, या तो वो अलग कवि होंगे। आप अगर कहीं देखें इस रचनाकार को या उनकी कोई रचना को तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो निवाज कवि की जो रचना है शकुंतला, दूसरे हैं देव की रचना है देवमाया प्रपंच, आलम की रचना है माधवानंद कामकंदला, 18वीं शताब्दी इसका समय है। महाराज विश्वनाथ सिंह, इनकी रचना है आनंद रघुनंदन। दूसरे हैं कृष्ण शर्मा साधु, इनकी रचना है रामलीला विहार नाटक, रामलीला विहार नाटक। ठीक है, अगले हैं रचनाकार हरिराम कृत, इनकी रचना है जानकी रामचरित्र नाटक। और अगले हैं
ब्रजवासी दास, इनकी रचना है प्रबोध चंद्रोदय, यह 19वीं शताब्दी में। तो ये सभी रचनाएं आदि कुछ थोड़ी सी रचनाएं उपलब्ध हैं। वस्तुतः इन रचनाओं को नाटकों की कोटि में नहीं रखा जा सकता है, ये कथाओं के पद्यात्मक वर्णन मात्र हैं, ठीक है, तो कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से नाटक प्रधान रचना नहीं है या नाटक विधा पर आधारित ये रचना नहीं है। इस रूप में अगर हम देखें तो ये कथाओं के पद्यात्मक वर्णन मात्र, जो हम द्विवेदी युग में इतिवितात्मकता की इतिवितात्मकता की बात करते हैं वो हमको इन रचनाओं में दिखाई देता है, ठीक है। यानी ये सभी पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन इनमें एक कथानक का महत्व है, ठीक है, यानी कथानक को प्रधान रखते हुए इसकी रचना की गई है, ठीक है। तो एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है नाटक की कि उसकी एक कथा वस्तु जो होनी चाहिए। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हम इसे इस श्रेणी में रख नहीं सकते, लेकिन ये उसी तरह की रचना मानी जा सकती है, ठीक है। यानी नाट्य तत्व, इसमें नाटकीय तत्व जो हैं वो मौजूद दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने प्रबंध में हिंदी नाटकों के कितने प्रमुख स्रोतों की ओर संकेत किया है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने प्रबंध में हिंदी नाटकों की 2 प्रमुख स्रोतों की ओर संकेत किया है। नाटक के 2 प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इनका समय क्या है। डॉक्टर दशरथ ओझा का समय है 1909 से 1994 और इसमें इन्होंने अपने प्रबंध, इनके प्रबंध का क्या नाम है? हिंदी नाटक उद्भव और विकास। अगर प्रश्न पूछा जाए हिंदी नाटक उद्भव और विकास किसकी रचना है तो उत्तर होगा डॉक्टर दशरथ ओझा। इसमें अपभ्रंश, मैथिल, राजस्थानी, बांग्ला, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के प्रारंभिक नाटकों के तुलनात्मक अध्ययन के सहारे हिंदी नाटकों के 2 प्रमुख स्रोतों की ओर संकेत किया गया है। आप लिखते हैं क्या, यहाँ से कथन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। 13वीं शताब्दी में एक ओर तो कन्हप काल से चली आने वाली स्वांग की नाट्य परंपरा थी, ठीक है। तो एक स्रोत क्या हो गया? स्वांग का नाट्य परंपरा थी जिसके नाटक डोम और डोमनियों द्वारा अभिनीत होते थे। दूसरी परंपरा रास की थी। तो 2 जो स्रोत थे वो स्वांग और रास हो गए, ठीक है, जिसका अभिनय बहरूपियों और जिनसेवक किया करते थे। अगला तथ्य है, मध्यम वर्ग में इस दूसरी परंपरा का ही अधिक प्रचलन था। इनके विषय धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा लौकिक प्रेम संबंधी हुआ करते थे। यह होने पर भी इनमें संपूर्ण नाटकीय तत्व उपलब्ध नहीं होते। वस्तुतः ये लोकधर्मी नाट्य परंपराएं हैं जो पूरे भारतवर्ष में अनेक नाम रूपों में व्याप्त रही हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो वहाँ नाटक के अलग अलग रूप दिखाई देंगे और उनका लोक जो रूप है वो दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे लोकधर्मी नाट्य परंपराएं रही हैं पूरे भारतवर्ष में, आगे हम चलकर देखेंगे कि कौन कौन सी जो नाटकीय शैली या शिल्प कह सकते हैं वो हम लोक में देखते हैं और किन क्षेत्रों में कौन सी नाट्य शैली प्राधान्य मानी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न एक और है इससे संबंधित। तो यहाँ तक आपने ये भी देख लिया कि जो 2 स्रोत दशरथ ओझा ने माना है, एक स्वांग है, दूसरा है रास, ठीक है। अब अन्य शैलियों की बात कर लेते हैं। प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में डोम और डोमनियों द्वारा किस नाट्य परंपरा का अभिनय किया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वांग। अभी हमने तथ्य में देखा। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग में किस नाट्य परंपरा का अधिक प्रचलन था जिसका अभिनय बहरूपी और जनसेवक किया करते थे? सही उत्तर क्या होगा? रास, ठीक है। यह भी हमने तथ्य में देखा। संबंधित तथ्य देखने के बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो नाटक के लोकधर्मी रूप को प्रस्तुत करती है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा कौन सी है? ऑप्शन है माच, जात्रा, लीला, रास और नौटंकी या दशावतार। सही उत्तर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की जो लोक नाट्य परंपरा है वो है लीला, रास और नौटंकी। अगर हम अन्य प्रांतों की के विषय में देखें तो मध्य भारत में माच है, राजस्थान में ख्याल है, गुजरात में भवाई है और बंगाल में जात्रा है, बिहार में कीर्तनिया और अंकिया है, महाराष्ट्र में ललित और दशावतार है, दक्षिण भारत में यक्षगान के रूप में लोक नाट्य परंपराएं बराबर जीवित रही हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें
भारतवर्ष में यानी संपूर्ण भारतवर्ष में जो लोक नाट्य परंपराएं रही हैं उनके विषय में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जैसे हैं लीला, रास और नौटंकी, मध्य भारत में हो गया वाच। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों के विषय में भी आप जान सकते हैं। तो ये तथ्य उससे संबंधित है। अगला जो तथ्य है, स्वयं डॉक्टर दशरथ ओझा भी स्वीकार करते हैं कि किसी किसी रास में रंगमंच निर्देश गद्य में मिलता है, किंतु ऐसे स्थल नगण्य है। ठीक है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दशरथ ओझा यह स्वीकार करते हैं कि रास में रंगमंच निर्देश भी गद्य रूप में मिलते हैं, लेकिन ऐसे स्थल बहुत कम दिखाई देते हैं। तो यह कथन किनका हो गया? दशरथ ओझा का। महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आपके लिए महत्वपूर्ण है सभी क्षेत्रों के लोक नाट्य परंपराओं को आपको याद रखना है। प्रश्न है, मिलान करें। लोकनाट्य है और उनका संबंधित क्षेत्र है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, दक्षिण भारत है। इधर है आपका जो लोकनाट्य है वो है यक्षगान, भवाई, ख्याल, ललित और दशावतार। अभी हमने देखा, तो इसका उत्तर आप ही करेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा ललित और दशावतार, गुजरात का हो जाएगा भवाई, राजस्थान का होगा ख्याल और दक्षिण भारत का क्या होगा? यक्षगान। ठीक है, तथ्य में देखा है आपने, आप वहाँ से मिलान करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसके उत्तर को ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत नाटकों की आनंदवादी परंपरा पर किस दर्शन ने गहरा आघात किया था? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, वेदांत और इस्लामी। तो सही उत्तर क्या होगा? प्राचीन संस्कृत नाटकों की आनंदवादी परंपरा पर आघात किया था बौद्ध दर्शन ने। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तथ्य तो यह है कि बौद्ध दर्शन के दुखवादी दृष्टिकोण ने जिस प्रकार प्राचीन संस्कृत नाटकों की रसवादी या आनंदवादी परंपरा पर गहरा आघात किया था, उसी प्रकार इस्लामी मजहब की कट्टर सामाजिक नैतिकता ने हिंदी नाटकों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। जनता अपनी धार्मिक एवं वीर पूजा की प्रवृत्ति को रासलीला, स्वांग तथा पूरन भगत, कत्ल, हकीकत राय, आल्हा उदल, इंदल राजा का ब्याह आदि के भद्दे अभिनयों द्वारा संतुष्ट कर लेती थी। तो अगर हम देखें तो एक तो बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव रहा संस्कृत नाट्य परंपरा के ऊपर, और अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी के नाटकों के मार्ग अवरुद्ध होने का कारण क्या था? इस्लामी मजहब का जो कट्टर सामाजिक नैतिकता वादी जो विचारधारा थी, उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर भी वह मार्ग अवरुद्ध करती हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मार्ग को अवरुद्ध करने का एक कारण क्या था? तो इस्लामी मजहब की कट्टर सामाजिक नैतिकता। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, भारतीयों में हिंदी नाटक के प्रति नवचेतना किसके संपर्क से उद्भुत हुई है? सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी जाति तथा अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में। भारतीयों में हिंदी नाटक के प्रति नवचेतना जो उत्पन्न हुई है उसके पीछे का कारण अंग्रेजी जाति या अंग्रेजी साहित्य कह सकते हैं। इसके संपर्क में आने से नाटकों के प्रति भारतीयों का विश्वास या कह सकते हैं उत्साह जगा है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम रंगशाला यानी प्ले हाउस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? सही उत्तर क्या होगा? 1776 में कलकत्ता में प्रथम रंगशाला की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा भारत में। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही अंग्रेजों ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पटना आदि बड़े बड़े नगरों में अपने मनोरंजन के लिए अभिनयशालाओं की स्थापना की थी। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1976 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1798 में कलकत्ता थिएटर में कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी अभिनय प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कालिदास की रचनाओं का अभिनय हो रहा है, लेकिन अंग्रेजी अभिनय हो रहा है। कहाँ? कलकत्ता थिएटर में, और 1789 ईस्वी में। तथ्य देख लेते हैं। इसके बाद सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई, यानी पहले जो प्ले हाउस वाला जो रंगमंच खोला गया था, यानी स्थापना जिसकी की गई थी अंग्रेजों द्वारा, यहाँ है। ठीक है, 1776 में सबसे पहले किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में रंगशाला या प्ले हाउस नाम से। उसके बाद 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई, और इसी थिएटर में 1789 ईस्वी में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अभिनय प्रस्तुत किया गया था। इन अभिनयशालाओं ने भारतीय शिक्षित समुदाय का ध्यान नाट्यकला की ओर आकृष्ट किया था। सर विलियम जोन्स द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज में शाकुंतला के कई अनुवाद प्रस्तुत किए जा चुके थे। शेक्सपियर के नाटकों का अध्ययन भारतीय द्वारा
पर्याप्त दिलचस्पी के साथ होने लगा था। नाट्य रचना के संस्कार अभी भारतीय कला स्रष्टा के मानस में विद्यमान थे। फलस्वरूप हिंदी में पुनः नए संदर्भ में नाटक लेखन की परंपरा आरंभ हुई। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहुस। भारतेंदु ने नहुस को पहला मौलिक नाटक घोषित किया है। तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस उनके पिता गोपाल चंद्र या गिरधर दास द्वारा सन 1859 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, नहुस नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र या गिरधर दास। अगला प्रश्न है, कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर क्या होगा कि इसकी रचना काठमांडू नेपाल में हुई थी। कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम, इसकी रचना काठमांडू नेपाल में हुई थी। तथ्य देख लेते हैं। किंतु इधर काठमांडू नेपाल में रचित कृष्ण रचित चरितोपाख्यान नाटकम की सूचना मिली है। यह नाटक भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित है। ठीक है, तो इसकी विषय वस्तु अगर हम देखें तो क्या है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर लिखी गई है या उसके आधार पर रची गई है। इसकी रचना सन 1835 ईस्वी में या उसके कुछ पूर्व हुई होगी, क्योंकि यह काठमांडू में रथ यात्रा के वार्षिक समारोह के अवसर पर ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वाधान में 1 सितंबर से 17 सितंबर 1835 तक खेला गया था। इसका मंगलाचरण तथा अन्य स्तुतियाँ तो संस्कृत में हैं, किंतु गद्य भाग खड़ी बोली हिंदी में है। इससे यह प्रमाणित होता है कि गोपाल चंद्र के नहुस नाटक से पहले भी हिंदी नाटक लिखे गए थे। यह अवश्य है कि ये प्रयत्न स्फुट रूप में हुए थे। हिंदी नाटकों का भाग्योदय तो भारतेंदु के उदय के साथ ही हुआ। तो अब हम भारतेंदु के नाटक पढ़ेंगे, यानी जो भारतेंदु पूर्व युग का जो अभाव था नाटक का, वो सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस सेक्शन से ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जो आप लोगों से अछूता रहा हो। ठीक है, तो इस सेक्शन के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जो प्रश्न बन सकते थे वो आपके सामने हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो भारतेंदु के नाटक, यानी भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो रचित नाटक हैं, हम उनके विषय में बात करेंगे। फिर भारतेंदु के सहयोगी यानी प्रताप नारायण मिश्र आदि के विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भारतेंदु के नाटक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से सबसे पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्यासुंदर 1868 जिसका समय है नाटक की रचना किसके आधार पर की थी? सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा पहला, चौर कवि की संस्कृत रचना के आधार पर इसकी रचना की थी। तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु ने विद्यासुंदर, समय क्या है 1868, चौर कवि की संस्कृत रचना विद्यासुंदर का अनुवाद है ये। ठीक है, तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से भारतेंदु की रचना मौलिक है, कौन सी अनुदित है। तो विद्यासुंदर क्या हो गई? अनुदित रचना है। और किस रचनाकार की अनुदित रचना है यह है चौर कवि की। ठीक है, चौर कवि की मूल रचना कौन सी थी? विद्यासुंदर, और उसी का अनुवाद विद्यासुंदर के नाम से ही भारतेंदु ने किया है 1868 में। दूसरी रचना है इनकी सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, चंड कौशिक के आधार पर इन्होंने इसको लिखा है। तीसरी है श्री चंद्रावली नाटिका 1876 इसका समय है। चौथी रचना है विशस्य विषमौषधम, इसको भान की संज्ञा दी गई है और 1876 इसका समय है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर यह रचना रची गई है। अगला नाटक है भारत दुर्दशा, समय है 1880 और यह नाट्य रासक कहलाता है। ठीक है, अगली रचना है नील देवी, समय है 1881, यह गीति रूपक है और इसका जो कथानक ऐतिहासिक है। अगली रचना है प्रेम योगिनी 1875 इसका समय है, अपूर्ण है यह और काशी की वास्तविक स्थिति तथा अपने जीवन के कुछ संकेत इसमें दिखाई देते हैं, यानी भारतेंदु के जीवन के कुछ संकेत प्रेम योगिनी में दिखाई देते हैं। अगली रचना है सती प्रताप, प्रकाशन वर्ष है 1883, इसे गीति रूपक की भी संज्ञा दी गई है और यह अपूर्ण है, सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान के आधार पर रची गई है। अगली रचना है भारत जननी, इसका समय 1884 है, तीसरी बार यह प्रकाशित हुआ 1884 में। बांग्ला की भारत माता के आधार पर, यानी 1884 से पूर्व भी यह प्रकाशित हो चुका होगा, लेकिन समय जो है हमें सिर्फ 84 से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी 84 से पूर्व की यह रचना है। ठीक है, क्योंकि 84 में इसका तीसरा प्रकाशन हो रहा है। बंगला की भारत माता के आधार पर यह रचना रची गई है।
तथ्य देख लेते हैं। आदि कई छोटे बड़े मौलिक अमौलिक नाटकों की सृष्टि की है। ये नाटक सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक तथा प्रेम तत्व संबंधी सभी प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है, बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने की घटना पर भारतेंदु का कौन सा नाटक आधारित है? सही उत्तर क्या होगा? विशस्य विश्वासनम, जिसे वाहन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक गीति रूपक है जिसका कथानक ऐतिहासिक है? सही उत्तर क्या होगा? नील देवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, काशी की वास्तविक स्थिति और भारतेंदु के अपने जीवन के संकेतों को दर्शाने वाला अपूर्ण नाटक कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? प्रेम योगिनी। अगला प्रश्न है, भारत जननी प्रकाशन वर्ष 1884 किस भाषा के भारत माता नाटक के आधार पर रचित है? सही उत्तर क्या होगा? बांग्ला। तथ्य आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे प्रश्नों को हल करना आसान होगा, या अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो तथ्यों को भी शामिल किया गया है ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु की यह देन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। समय को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा को जन्म दिया, युग की नवीन चेतना को अभिव्यक्ति दी, नाटकों की रचना में समयानुकूल पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के आदर्शों को भी स्वीकार किया। यही नहीं, निजी अध्ययन एवं अनुभव के बल पर हिंदी नाट्यशास्त्र यानी नाटक 1883 की रचना की है। नाटकों के अभिनय का पूर्ण प्रबंध किया है। अगर हम ये रचना देखें, नाटक जो यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और यह हिंदी नाट्यशास्त्र के आधार पर लिखी गई है। नाटकों के अभिनय का पूर्ण प्रबंध किया है। इस प्रकार भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की है। अब इस पुस्तक में मुझे कमी क्या लगी, जब हम नाटक विधा को देख रहे हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। ठीक है, नाटकों में भारतेंदु के नाटकों को ज़्यादा विस्तार नहीं दिया गया है। जैसे अगर हम इनके संपूर्ण नाटकों की बात करें, चाहे वो मौलिक हो चाहे वो अनुदित हो, उन सभी नाटकों की विषय वस्तु होनी चाहिए थी इस पुस्तक में, जो हमें इस पुस्तक में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इतना ही था ये भारतेंदु नाटक से संबंधित अंश, जिसे मैंने प्रश्न और तथ्य के रूप में आपके सामने रखा। अगला जो टॉपिक है वो भारतेंदु के सहयोगी से संबंधित है। ठीक है, हम देख लेते हैं कितना ज़्यादा है ये टॉपिक। तो इसे बढ़ते हैं आगे। हम इस सेक्शन को कंप्लीट ही करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी नाटक वाला जो ये है भारतेंदु वाला सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अगर हम भारतेंदु के सहयोगी की बात करें तो सहयोगियों में सबसे पहला नाम आता है लाला श्रीनिवास दास का। पहला प्रश्न है इनसे संबंधित, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित कौन सा नाटक 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या होगा? संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, लाला श्रीनिवास द्वारा रचित कौन सा नाटक 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तथ्य देख लेते हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, यानी 3 नाटक हैं इनके लाला श्रीनिवास दास के। एक तो रणवीर और प्रेम मोहिनी। रणवीर है, ठीक है, कहीं कहीं रणधीर मैंने देखा है, अब क्या सही है पता नहीं, फिलहाल हम इस पुस्तक को ही आधार मानते हैं। रणवीर और प्रेम मोहिनी 1878 प्रकाशन वर्ष है। दूसरा है तप्ता संवरण, प्रकाशन वर्ष 1883। तीसरा है संयोगिता स्वयंवर, प्रकाशन वर्ष 1885। दूसरे समकालीन रचनाकारों में अगर हम देखें, नाटककारों में, तो राधाकृष्ण दास है भारतेंदु के समकालीन या सहयोगी नाटककार हैं। प्रश्न है महाराणा प्रताप 1897 नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या होगा? राधाकृष्ण दास। तथ्य देख लेते हैं, यानी इनकी जो रचनाएं हैं, दुखनी बाला एक नाटक है इनका राधाकृष्ण दास का, 1880 प्रकाशन वर्ष है। पद्मावती 1882 है। धर्मालाप 1885 है। महाराणा प्रताप 1897 है। ठीक है, 2 रचनाकार और हैं, यानी सहयोगी रचनाकार में अगर हम देखें तो 2 सहयोगी रचनाकार और हैं, जैसे किशोरी लाल गोस्वामी और राव कृष्ण देव शरण सिंह। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है मयंक मंजरी। इनका समय है 1891, मतलब रचना का समय 1891 है, प्रकाशन वर्ष
राव कृष्णदेव शरण सिंह इनकी जो रचना है वो है माधुरी रूपक आदि। ये सभी रचनाकार भारतेंदु के सहयोगी हैं, अन्य भी हैं, फिलहाल हम इन्हें संक्षेप में जान चुके हैं। आदि ने सुंदर नाटकों की रचना की। इन थोड़े से नाटककारों में ही उच्च कोटि के नाटकों की रचना की क्षमता थी। ठीक है, यानी ये कुछ ही नाटककार जो थे, यानी राव कृष्णदेव शरण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, इन 4 रचनाकारों में ही वो नाटक के तत्व उस रूप में दिखाई देते हैं, यानी उच्च स्तर के जो नाटक के जो गुण हो सकते हैं वो इन नाटककारों में दिखाई देते हैं। इस युग के अन्य नाटककारों ने साधारण ढंग के चलते हुए नाटक की रचना की है करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली है। ऐसे नाटककारों में, यानी अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक का एक कह सकते हैं स्तर स्थापित किया, और उस स्तर के अनुसार अगर हम देखें तो सिर्फ 4 रचनाकार उसके अनुरूप दिखाई देते हैं, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास और किशोरी लाल गोस्वामी और राव कृष्णदेव शरण सिंह। इसके बाद जितने भी भारतेंदु युग के समकालीन नाटककार रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतिश्री की है, यानी नाटक की रचना की है, कहने मात्र के लिए वो नाटक की रचना है, यानी उनमें उस तरीके की बात दिखाई नहीं देती जो हम भारतेंदु के नाटकों में देखते हैं। ऐसे नाटककारों में अगर हम बात करें तो देवकीनंदन त्रिपाठी हैं, अंबिकादत्त व्यास हैं, बद्रीनारायण चौधरी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, तोताराम वर्मा हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ज्वाला प्रसाद मिश्र हैं और दुर्गा प्रसाद मिश्र हैं। ये सभी उल्लेखनीय हैं। होता क्या है कि हम किसी भी रचनाकार को श्रेष्ठ उनके अन्य विधा के अनुरूप डाल देते हैं। जैसे अगर प्रताप नारायण मिश्र को देखें तो वो निबंध शैली में ज़्यादा, यानी निबंधकार के रूप में वो ज़्यादा बेहतर हैं अगर हम नाटक की तुलना में देखें तो। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने नाटकों की रचना की है, लेकिन उनका वो जो कह सकते हैं रूप उभर कर उस तरीके से नहीं आ पाया है। पहले अगर हम देखें तो भारतेंदु युग के समकालीन नाटकों में सबसे पहले जो हैं वो हैं श्री देवकीनंदन त्रिपाठी। इनसे संबंधित प्रश्न है, देवकीनंदन त्रिपाठी ने बाल विवाह नाटक और गोवध निषेध नाटक की रचना किस वर्ष की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1881 में की थी। और इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें सीता हरण नाटक प्रकाशन वर्ष 1876, रुक्मणी हरण नाटक 1876, रामलीला नाटक 1879, कंसवध नाटक 1879, नंदोत्सव नाटक 1880, लक्ष्मी सरस्वती मिलन नाटक 1881, प्रचंड गौरक्षण नाटक 1881, बाल विवाह नाटक 1881, गौवध निषेध नाटक 1881। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य नाम से 2 अलग अलग लेखकों ने नाटक लिखे हैं, वे कौन हैं? सही उत्तर क्या होगा? अंबिकादत्त व्यास और बद्रीनारायण चौधरी। भारत सौभाग्य नाम से अंबिकादत्त व्यास और बद्रीनारायण चौधरी दोनों ने नाटक लिखे हैं। तथ्य देख लेते हैं। अंबिकादत्त व्यास की रचना है ललिता नाटिका प्रकाशन वर्ष 1883, गौ संकट नाटक प्रकाशन वर्ष 1886, मन की उमंग 1886, भारत सौभाग्य 1887। दूसरे रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी, इनकी एक रचना है भारत सौभाग्य 1889। एक और रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है मीराबाई 1897 इनका समय है, मतलब रचना का समय है। और नंद वेदा यह भी इनकी रचना है और इसका भी प्रकाशन वर्ष 1900 है। ठीक है, तो ये सभी रचनाकार भारतेंदु के सहयोगी रचनाकारों में शामिल हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है, विवाह विडंबन नाटक प्रकाशन वर्ष 1900, इसके लेखक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? तोताराम वर्मा। ठीक है, तो तोताराम वर्मा भी भारतेंदु के सहयोगी नाटककारों में हैं। अगर हम देखें तो तोताराम की रचना है विवाह विडंबन नाटक प्रकाशन वर्ष 1900। ज्वाला प्रसाद मिश्र ये भी नाटककार हैं, सीता वनवास इनका नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष 1895 है। दुर्गा प्रसाद मिश्र एक नाटककार हैं, ये भी भारतेंदु के सहयोगी हैं और प्रभास मिलन इनके नाटक का नाम है और 1899 में इसका प्रकाशन हुआ है। अगले रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनके द्वारा रचित कली कौतुक रूपक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1890। तो प्रताप नारायण मिश्र के 2 नाटक हैं, भारत दुर्दशा रूपक और कली कौतुक रूपक। कली कौतुक रूपक का समय है 1890 और ये दोनों रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की नाटक विधा से संबंधित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के परवर्ती नाटकों पर किस थिएटर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है?
सही उत्तर क्या होगा? पारसी थिएटर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ तक देखें तो भारतेंदु के सहयोगी, ये वाला टॉपिक हम कर रहे थे, और इस टॉपिक में भारतेंदु के सहयोगी वाला जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि श्रीनिवास दास हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं। एक एक करके हम चलते हैं। भारतेंदु के सहयोगी में लाला श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, राव कृष्ण देव शरण सिंह हैं, देवकी नंदन त्रिपाठी हैं, देवकी नंदन त्रिपाठी के बाद अंबिका दत्त व्यास हैं, बद्रीनारायण चौधरी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, तोताराम वर्मा हैं, ज्वाला प्रसाद मिश्र हैं, दुर्गा प्रसाद मिश्र हैं, और ठीक है, दुर्गा प्रसाद मिश्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र के बाद बस, ठीक है, इतने रचनाकार भारतेंदु युग में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रसाद युग पढ़ेंगे तो अन्य नाटककारों को भी जानेंगे, तो लेकिन अगर भारतेंदु युग में नाटकों की रचना करने वाले अगर रचनाकार की बात करें तो ये सभी रचनाकार उस समय हमें दिखाई देते हैं। अब हम विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं कि इस युग विशेष में जो प्रभाव था नाटकों पर वो किस कारण था, और क्या कुछ इस युग की विषय वस्तु या शिल्प में हम अंतर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि भारतेंदु युग के परवर्ती नाटकों पर किसका प्रभाव था, तो पारसी थिएटर का। तथ्य क्या है, इनके नाटकों पर पारसी थिएटर का प्रभाव था। नाटक रचना में प्राचीन नियमों की अवहेलना तथा नवीन विधानों का समावेश किया गया। समाज सुधार की प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष है, किंतु उसके समानांतर मनोरंजन की भावना भी कार्य करती रही। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की मृत्यु के बाद हिंदी नाटकों के ह्रास का एक प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर होगा, लेखकों में नाटक के सूक्ष्म नियमों की क्षमता का अभाव था। जैसे कि पहले ही बताया गया कि भारतेंदु के बाद जितने भी उनके सहयोगी थे उनमें नाटक के वो तत्व मौजूद या नाटक की रचना के जो वो स्तर जो है वो हमको उसका अभाव दिखाई देता है। तो कारण क्या था कि वो सूक्ष्म नियमों की क्षमता उसमें उस क्षमता को वो भली भांति प्रकट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अन्य रचनाकार। तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः भारतेंदु की मृत्यु के उपरांत हिंदी नाटकों का ह्रास आरंभ हो गया। इसके कई कारण थे। पहला कारण क्या था? प्रथम तो हिंदी के नाटककारों में नाटक के सूक्ष्म नियमों एवं विधियों की योजना की क्षमता न थी। दूसरा कारण था नाटकों के इस उदय काल की सामाजिक स्थिति विक्षोभ पैदा करने वाली थी। इस प्रवृत्ति ने कुछ कर बैठने की प्रेरणा तो दी, किंतु भावों और विचारों को घटनाओं के साथ कलात्मक ढंग से नियोजित करने के लिए मानसिक संतुलन नहीं प्रदान किया। ठीक है, तीसरा कारण था आर्य समाज के आंदोलनों से लेखकों पर शास्त्रास्त्र शैली का प्रभाव पड़ा, जो निश्चय ही नाटकों के कलात्मक विकास में बाधक सिद्ध हुआ। चौथा कारण क्या था? पाश्चात्य कॉमेडी के अंधानुकरण के कारण भारतेंदु के उपरांत हिंदी साहित्य में हीन प्रहसनों की प्रवृत्ति तीव्रता से पनप उठी। इन प्रहसनों में सामाजिक कुरीतियों पर खुलकर व्यंग किया गया। प्रहसनों की वृद्धि ने साहित्यिक एवं कलात्मक अभिनयपूर्ण नाटकों की रचना में व्याघात उपस्थित किया। तो अगर हम ये देखें कि भारतेंदु के बाद जो रचनाएं लिखी गई उनमें व्यंग प्रधान हो गया। ठीक है, कॉमेडी तो ठीक थी, कॉमेडी को तो प्रधानता मिली ही, लेकिन व्यंग के कारण जो नाटक के जो तत्व थे वो कहीं ना कहीं गौण होते गए। तो यही एक कारण, मतलब इन कारणों में ये भी एक कारण शामिल था कि जो हम भारतेंदु युग के बाद जो नाटकों की जो रचना में कमी दिखाई देती है वो ये चार कारण मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसी पर आधारित प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव से लेखकों पर शास्त्रार्थ शैली का प्रभाव पड़ा जो नाटक के कलात्मक विकास में बाधक बना? तो आर्य समाज के आंदोलन का प्रभाव। दूसरा प्रश्न है, पाश्चात्य कॉमेडी के अंधानुकरण से हिंदी नाटक में किस प्रवृत्ति की तीव्रता बढ़ी? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रहसन की प्रवृत्ति की तीव्रता बढ़ी। ठीक है, तो अनुदित नाटक की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग में ही हम अनुदित नाटकों की एक श्रृंखला देखते हैं। तो ये जो अनुवाद की जो परंपरा है वो हम भारतेंदु युग से ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न हैं और इसमें कई प्रकार हैं इसके अंतर्गत, जैसे रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक और प्रतीकवादी नाटक। ठीक है, तो ये भी भारतेंदु युग के अंतर्गत ही ये सेक्शन आने वाला है। तो सबसे पहले हम अनुदित नाटक की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किस प्रसिद्ध नाटक का 1861 में हिंदी अनुवाद किया था? सही उत्तर क्या होगा? शकुंतला नाटक का।
तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किस प्रसिद्ध नाटक का यानी शकुंतला नाटक का 1861 में हिंदी अनुवाद किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अनुवाद इस युग में यानी भारतेंदु युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य से बहुत से नाटकों का अनुवाद किया गया। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत किया था। 1861 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत से शकुंतला का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है लाला सीताराम बीए। इनका समय है 1858 से 1937 तक। इन्होंने भवभूतिकृत किन नाटकों का अनुवाद किया है? सही उत्तर क्या होगा? महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव। तो अगर हम देखें तो भवभूति इनके मूल रचनाकार हैं और इसका अनुवाद प्रस्तुत किया है हिंदी में लाला सीताराम बीए ने। ठीक है, तो आपके लिए यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तथ्य देख लेते हैं। लाला सीताराम बीए, जिनका समय है 1858 से 1937, इन्होंने महावीर चरित, ठीक है, यह भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित, यह भी भवभूति की रचना है। और मालती माधव, यह भी भवभूति की रचना है। इन तीन रचनाओं को यानी जो भवभूतिकृत है इनका अनुवाद किया है। साथ ही कालिदास की मालविका अग्निमित्रम रचना का भी अनुवाद प्रस्तुत किया है। शूद्रकृत मृच्छकटिकम, इसका भी अनुवाद प्रस्तुत किया है। और हर्षदेव कृत नागानंद, इसका भी अनुवाद प्रस्तुत किया है। ये सभी संस्कृत के नाटक थे और इसका अनुवाद प्रस्तुत किया है लाला सीताराम बीए ने। ठीक है, एक और जो रचना है वो है श्री देवदत्त तिवारी, उत्तर रामचरित, रामेश्वर भट्ट रत्नावली। अगर हम देखें तो यहाँ अन्य रचनाकारों की बात हो रही है, यानी अनुवाद प्रस्तुत करने में किन किन रचनाकारों की भूमिका रही है। तो पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र मूल रूप से रहे। फिर राजा लक्ष्मण सिंह की चर्चा हुई थोड़ी बहुत, और लाला सीताराम बीए की चर्चा यहाँ हुई। ठीक है, इसके बाद जो रचनाकार हैं वो हैं देवदत्त तिवारी, रामेश्वर भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, ज्वाला प्रसाद मिश्र, कृष्णदेव शर्मा और शीतला प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप श्री देवदत्त तिवारी, ये भी भारतेंदु युग में इन्होंने अनुवाद किया था। किस रचना का अनुवाद किया है? उत्तर रामचरित का अनुवाद किया है। रामेश्वर भट्ट, इन्होंने भी भारतेंदु युग में अनुवाद प्रस्तुत किया है। किसका? रत्नावली का। ठीक है, और बालमुकुंद गुप्त ने भी अनुवाद किया है रत्नावली नाम से। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने भी अनुवाद किया है वेणी संहार के नाम से। कृष्णदेव शर्मा ने भी अनुवाद प्रस्तुत किया है भर्तृहरि राजत्याग से संबंधित यह रचना है। और शीतला प्रसाद ने भी प्रबोध चंद्रोदय नाम से अनुवाद प्रस्तुत किया है। आदि संस्कृत के उत्कृष्ट नाटकों के अनुवाद हैं। ठीक है, तो ये सभी संस्कृत के उत्कृष्ट नाटक थे और इन रचनाकारों ने इनका अनुवाद प्रस्तुत किया है। समय आप देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का किस नाम से अधूरा अनुवाद किया था? सही उत्तर क्या होगा? दुर्लभ बंधु। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद प्रस्तुत किया है क्या? दुर्लभ बंधु के नाम से, और यह अधूरा नाटक है। तथ्य देख लेते हैं। अंग्रेजी नाटकों में सबसे अधिक अनुवाद शेक्सपियर के नाटकों के हुए हैं। भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अधूरा अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक नाम से अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर होगा इटावा निवासी रत्नचंद्र ने। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स का अनुवाद प्रस्तुत किया है किस नाम से? भ्रमजालक के नाम से, और यह जो अनुवाद है वह प्रस्तुत किया है इटावा निवासी रत्नचंद्र ने। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। इटावा निवासी रत्नचंद्र ने कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक नाम से अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है जबलपुर की आर्या नामक महिला ने किस अंग्रेजी नाटक का अनुवाद और अविकल अनुवाद प्रस्तुत किया है? ठीक है, सुंदर और अविकल अनुवाद प्रस्तुत किया है किसने? आर्या नाम की महिला ने किया है। और उस अनुवाद का नाम बताना है कि किस अंग्रेजी नाटक का अनुवाद किया है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के दो रचनाकार मिल गए अनुवाद करने वाले, एक तो भारतेंदु स्वयं हो गए, दूसरी महिला आर्या हैं। ठीक है, ये जबलपुर की रहने वाली हैं। तथ्य देख लेते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का सुंदर अविकल अनुवाद जबलपुर की आर्या नामक महिला ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने शेक्सपियर के मैकबेथ का किस नाम से भारतीय रूपांतरण प्रस्तुत किया है? सही उत्तर होगा मैकबेथ का भारतीय रूपांतरण है साहसेंद्र साहस,
और यह प्रस्तुत किया है मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। तथ्य में है मिर्ज़ापुर के मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने मैकबेथ का अनुवाद साहसेंद्र साहस प्रकाशन वर्ष 1893 नाम से किया है। इन्होंने कथा को भारतीय रूप देने की चेष्टा की है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण वर्मा ने मधुसूदन कृत किस बांग्ला नाटक का 1897 में अनुवाद किया था? तो मधुसूदन दत्त का बांग्ला नाटक है और इसे अनुदित किया है रामकृष्ण वर्मा ने कृष्ण कुमारी नाम से। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने बांग्ला नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए हैं, जिनमें रामकृष्ण वर्मा ने पद्मावती राजकिशोर डे की ये रचना है और ये अनुवाद प्रस्तुत हुआ है पद्मावती के नाम से। ठीक है, दूसरी रचना इन्होंने रामकृष्ण वर्मा ने प्रस्तुत की है, वो है वीर नारी के नाम से, और यह रचना द्वारिका नाथ गांगुली की रचना है। ठीक है, तो मूल रचनाकार कोई और है और अनुवाद करने वाले कौन है? रामकृष्ण वर्मा। और देख लेते हैं कृष्ण कुमारी है। कृष्ण कुमारी किनकी रचना थी? मधुसूदन दत्त की रचना थी और इसका अनुवाद प्रस्तुत किया रामकृष्ण वर्मा ने। इसी प्रकार गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल वकील ने। ठीक है, अब रामकृष्ण के अलावा एक और रचनाकार कौन आ गए? उदित नारायण लाल वकील ने। इन्होंने मनमोहन वसु की रचना सती नाटक का अनुवाद प्रस्तुत किया। ठीक है, उदित नारायण लाल वकील ने मनमोहन वसु की रचना सती नाटक का अनुवाद प्रस्तुत किया है। दीप निर्वाण और अनुमति नाटक के अनुवाद भी इन्होंने किए हैं। तो उदित नारायण लाल वकील ने 3 अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। एक तो मनमोहन वसु कृत सती नाटक, दूसरा दीप निर्वाण और अनुमति नाटक। ठीक है, सती नाटक, दीप निर्वाण और अश्रुमति नाटक। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनुमति लिखा हुआ है, अश्रुमति है, अश्रुमति नाटक। ठीक है, तो किसने किया है? उदित नारायण लाल वकील ने किया है। सती नाटक, दीप निर्वाण और अश्रुमति नाटक का अनुवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें दीप निर्वाण और अनुमति नाटक के मूल नाटककार का नाम या मूल रचनाकार का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन सती नाटक का मूल रचनाकार या नाटककार हैं मनमोहन वसु कृत। ठीक है, आगे तथ्य देख लेते हैं। ये अनुवाद पारसी कंपनियों के कुरुचिपूर्ण नाटकों के प्रभाव से जनता को बचाने के लिए प्रस्तुत किए गए थे। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों के उपरांत कुछ दिनों तक हिंदी में सुदूर सुरुचिपूर्ण कलात्मक तथा मौलिक नाटकों का अभाव रहा, यानी अनुवाद ही इसी तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे थे कि मौलिक नाटक लिखे ही नहीं जा रहे थे। ठीक है, उस दौरान। अगला प्रश्न है बांग्ला नाटकों के हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर क्या होगा? पारसी कंपनियों के कुरुचिपूर्ण नाटकों के प्रभाव से जनता को बचाना, यही कारण था कि हिंदी में बांग्ला नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए। अगला प्रश्न है वर्ष 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने वेणी संहार का किस नाम से हिंदी रूपांतरण किया है? तो सही उत्तर होगा कुरुवन दहन। ठीक है, कुरुवन दहन। बद्रीनाथ भट्ट ने कुरुवन दहन का नाम से इसका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया है। किसका? वेणी संहार का। तथ्य देख लेते हैं। सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने एज यू लाइक इट का मनभावन नाम से अनुवाद किया है? सही उत्तर क्या होगा? पुरोहित गोपीनाथ। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। एज यू लाइक इट का मनभावन नाम से अनुवाद किसने प्रस्तुत किया है? पुरोहित गोपीनाथ ने। तथ्य देख लेते हैं। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने एज यू लाइक इट का अनुवाद मनभावन के नाम से किया है। गोपीनाथ ने एज यू लाइक का अनुवाद मनभावन और रोमियो एंड जूलियट का अनुवाद प्रेमलीला नाम से किया है। तो 2 अनुवाद हैं इनके पुरोहित गोपीनाथ के, एक तो मनभावन और दूसरा प्रेमलीला। मनभावन एज यू लाइक इट का है और प्रेमलीला रोमियो एंड जूलियट का है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा अनुवाद जो प्रश्न है, अनुवाद वाला जो प्रश्न है वो भारतेंदु युग के बाद दिखाई देता है। तो यहाँ तक थे भारतेंदु युग के नाटक। इसके बाद हम प्रसाद युग को प्रारंभ करेंगे और प्रसाद युगीन नाटकों से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।